रीबर्थ ऑफ डेंजरस मॉमी एपिसोड 5 नेक्स्ट डे। आहान, अश्विनी, देव और सूर्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा इनसे कैसे बात करूं। ये मुझे बाहर जाने की परमिशन देगा भी या नहीं, अश्विनी खाते वक्त सोचते हुए बोली। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो सीरियस होकर देव से बोली, तुम कितने दिनों से स्कूल नहीं गए देव? तुम्हारी एब्सेंट लग रही होगी। वैसे भी एग्जाम्स आ रहे हैं ना? स्कूल का नाम सुन देव रोनी सी शक्ल बनाते हुए बोला, मम्मा नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। पर यह तो गलत बात है ना देव, अगर तुम अभी स्कूल नहीं गए तो तुम्हें आगे जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी और तुम तो काफी आलसी हो, ईंट फोड़ने के लिए हथौड़ा भी नहीं उठा पाओगे। कोई बात नहीं मम्मा, मैं बॉम्ब यूज कर लूंगा। देव की बात पर अश्विनी जोर जोर से खांसने लगी। तुम्हें पढ़ लिख कर महान साइंटिस्ट आइंस्टीन की तरह बना है, ना कि किसी टेररिस्ट की तरह। पर मम्मा, सूर्या भाई भी तो स्कूल नहीं जाते। सूर्या इस पर बोलने लगा, मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, तुम भी आगे जाकर मजदूरी करना चाहते हो? देव हंसते हुए बोला। सूर्या उसे घूरकर बोलने लगा, फ्रांस में मुझे प्रोफेसर खुद प्लेस आकर पढ़ाते थे। ओह, तो इसलिए तुम्हें इतना सब आता है, बिना स्कूल जाए भी तुम इतने जीनियस हो, अश्विनी ने कहा। सूर्य बोलने लगा, स्कूल जाना या आना मैटर नहीं करता, वो सब नॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें घर पर टीचर्स पढ़ रहे हैं और तुम उसे अच्छे से पढ़ रहे हो तो स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है। बस एग्जाम्स दो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। सूर्य की बातें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थी। वो बिल्कुल एक मैच्योर और अच्छे बच्चे की तरह बात कर रहा था। अश्विनी काफी ज्यादा इंप्रेस हुई थी। मेरी मॉम को इंप्रेस करने का ये लड़का कोई भी मौका नहीं छोड़ता, देव चिढ़ते हुए मन में बोला। वहीं अश्वनी देव को डांटे हुए बोलने लगी, कुछ सीखो अपने बड़े भाई से। वो स्कूल नहीं जाता तब भी उसके पास इतना सारा नॉलेज है। इसीलिए कहती हूँ तुम अपने बड़े भाई से हमेशा पढ़ा करो, उनसे कुछ सीखा करो। हाँ ठीक है मम्मा, अब कहीं प्लीज आप भी भाषण देने मत लग जाना, देव सूर्य को घूरते हुए बोला। वहीं सूर्य को देव को डांट पड़ाने में अलग ही मजा आता था। अश्विनी देव से बोलने लगी, तुम आज ही स्कूल जाओगे? नहीं मम्मा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ भैया भी जाएंगे। अगर वो मान जाते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। फिर वो आहान से शिकायत करते हुए बोला, डैडी क्या आप भैया को मेरे साथ स्कूल भेज रहे हैं? आहान इस पर सोच विचार करने लगता है, क्यों ना तुम भी अपने भाई की तरह घर पर ही पढ़ाई कर लो। बिल्कुल भी नहीं, बच्चे को बाहर जाना चाहिए। वो जैसे जैसे बाकी बच्चों में घुलेंगे मिलेंगे कुछ नया सीखेंगे। ऐसे उनकी लाइफ कैद करना अच्छी बात नहीं है। सूर्य अश्विनी की इस बात से एग्री करते हुए बोला, मैं भी मोम से एग्री हूँ, मुझे मेरी जरूरत की हर चीज मेंशन ही मिल जाती है, इसलिए मैं कभी बाहर नहीं जा पाता। मैंने बस अपनी लाइफ में गिने चुने इंसानों को देखा है। शायद देव ऐसा पहला बच्चा है जिससे मैं मिला हूँ। जैसे ही सूर्य ने ये कहा, देव जो लेग पीस खा रहा था हॉर्नी से उसे घूर कर देखने लगा। बड़े भाई हमेशा खुद को मैच्योर क्यों दिखाते हैं? माना कि वह मेरी तरह क्यूट नहीं है, पर वह भी तो एक बच्चे ही है। दुख दर्द पीड़ा ये तो गलत बात है ना, तुम मुझे भी कैद करने की सोच रहे हो। एटलीस्ट हमारे बच्चों को तो फ्रीडम। आहान अश्विनी की बात को बीच में काटते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अश्विनी खामोश हो गई। देव और सूर्य किसके बेटे हैं तुम जानती हो ना? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अश्विनी गुस्से से बोली। आहान ठंडी सांस लेते हुए बोला, बकवास बातें सोचना बंद करो, मैं बोल रहा हूँ मेरे दुश्मनों को अगर पता चला मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वह लोग उन्हें हट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? मैं कोई जानबूझकर थोड़ी ना कर रहा हूँ। पर हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देंगे, हम उन लोगों की वजह से अपने बच्चों का भविष्य और उसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते। कब तक वो लोग यहाँ रहेंगे? बोलते हुए अश्विनी आहान को देखने लगती है। वो चाहती थी कि उसकी बातों का आहान पर असर हो जाए, और वो सही भी तो थी। आहान टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करता है और बोलता है, ठीक है। ये सुन अश्विनी देव और सूर्य काफी ज्यादा खुश हो गए। यस, फाइनली मैंने आहान को मना लिया, अब इसी बहाने में बाहर जा सकती हूँ। पर अश्विनी को चिंता भी हो रही थी, कहीं आहान के दुश्मन सच में उन दोनों पर अटैक ना कर दे। उसे अपनी फिक्र नहीं थी, पर वह अपने बच्चों की लाइफ को भी रिस्क में नहीं डाल सकती थी, मगर वो उन्हें ऐसी कैद भी तो नहीं रहने दे सकती थी। ये बड़े भैया वैसे तो मेरे बहुत दोस्त हैं, पर मैं इस बार बस आपके पास ही बैठूंगा, देव एक साइड होते हुए सूर्य के करीब आकर बोला। सूर्य भौं से कोट बोला, अच्छा ठीक है, मगर पास मत आओ। तुम्हारे मुंह से गांधी स्मेल आ रही है, अगर ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हारे पास कैसे बैठ पाऊंगा? जाओ जाकर ब्रश करो। सॉरी ही।
देव अपने दांत दिखा देता है। कुछ देर बाद आहान इस वक्त अपने केबिन में था, तभी ऋषभ अपने हाथ में फाइल लेकर आया। गुड मॉर्निंग बॉस, ऋषभ अंदर आते हुए बोला। उसने फाइल को आगे बढ़ा दिया। मैंने जो तुम्हें काम बोला था वो तुमने कर लिया। हाँ बॉस, ज्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं लगा, पर इतना जरूर पता चला अश्विनी, मैं लंदन में जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहां मर्डर क्राइम अक्सर होते रहते थे, पर वो सिर्फ 2 महीने तक ही अपार्टमेंट में रही थी, और आपने जो मुझे गन दी थी उसे भी अश्विनी मैंने लंदन से लीगली बाय किया था। ओ तो वो इस बार मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी, पर उसके पास ये गन काफी सालों से है। शायद वो इसे अपने पास सेफ्टी पर्पस के लिए रखती है। वैसे भी वो कुछ सालों से लंदन में रह रही थी। आहान बोला, अश्विनी ने मुझे बताया था कि वो आर्मी में थी, इसलिए उसका निशान काफी अच्छा था। तो क्या तुम्हें ये पता लगा वो आर्मी में सच में थी या नहीं? सॉरी बॉस, इस बारे में हमारी टीम को कुछ भी नहीं पता चला। आहान भौहें से कोड़, इसका मतलब उसने फ्रांस में मुझसे झूठ बोला था। और रे, ये कौन है जो बेवजह मेरा दुश्मन बना हुआ है? उसने ही अश्विनी को मुझे करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। सर, कहीं कोई आपका पुराना दुश्मन अपनी आइडेंटिटी छुपाकर तो नहीं आया है? पता नहीं, इस चीज का पता लगाना पड़ेगा। ऋषभ इस पर बोला। मैं जब किडनैप हुई तो क्या उसने रे का चेहरा देखा नहीं था? नहीं देखा, पर उसने इतना कहा था कि वह काफी यंग दिखता है और 24 से 30 साल के बीच में उसकी उम्र है। रे उसके पीछे पागल है और वो उसे पाना चाहता है। ऋषभ बोला, क्या गजब का साइको है जो मैं के पीछे पड़ा हुआ है, ये जानते हुए भी कि वो 2 बच्चों की माँ है। अभी उसे पता नहीं है कि वो 2 बच्चों की माँ है, और ना ही उसे ये पता है कि उन बच्चों का बाप मैं हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी रे को ये पता कैसे चला अश्विनी पार्टी अटेंड करने जा रही है? मुझे लगता है रे भी उसे दिन मल्होत्रा मैंशन में आया था। ऋषभ बोला, मैं इस बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा बॉस। बोलते ऋषभ दूसरी फाइल आगे बढ़ाता है जो कि देव की थी। देव पिछले 2 सालों से स्कूल जा रहा है। वो स्कूल इतना खास नहीं है और ना ही वहाँ इतनी फैसिलिटीज है। यहाँ तक कि कई बार टीचर भी क्लास में नहीं आते। बच्चे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और सबसे जरूरी देव का रिजल्ट जो कि एवरेज स्टूडेंट से भी काफी कम रहा है। आहान जैसे जैसे फाइल के पेज पलटता जा रहा था उसका दिमाग भी सुन्न होता जा रहा था। उसे काफी बुरा लग रहा था उसका बेटा देव एक अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहा है। क्या ये लड़की इसे किसी अच्छे स्कूल में नहीं डाल सकती? एटलीस्ट इसे खुद से तो पढ़ा सकती है। पर वो लड़का भी तो काफी जिद्दी है, वो सुनता कहाँ है। मुझे कुछ करना होगा, मैं अपने बच्चों का भविष्य से बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे बच्चे लूजर निकलेंगे। ये सब सोचते हुए आहान ने फाइल बंद की और वो सीरियस होकर ऋषभ से बोला, तुम मुंबई के सबसे बेस्ट स्कूल के बारे में पता करो। मुझे उन स्कूलों की लिस्ट चाहिए, फिर मैं देव और सूर्य दोनों का एडमिशन वहां करवाऊंगा। जैसे ही आहान ने ये कहा ऋषभ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। पर बॉस, आप तो सूर्य को घर पर ही एजुकेशन देते हैं ना, आप उन्हें कहीं बाहर ही नहीं जाने देते, तो फिर इस बार आप। आहान बीच में बोला, इस बार मैंने फैसला किया वो दोनों एक साथ बाहर पढ़ने जाएंगे। मैं चाहता हूं सूर्या भी बाहर के लोगों से कम्युनिकेट करे। सच में बॉस इतने अच्छे हो गए हैं। मुझे लगा वो बस अपने बच्चों को सोने के पिंजरे में कैद कर रखना चाहते हैं। ये सब अश्विनी मैं की वजह से हुआ है। अगर वह ना आती तो बॉस कभी भी सूर्य को बाहर जाने की आजादी नहीं देते। ऋषभ को अपनी सोच में गुम देख आहान बोलता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बॉस, मैं अभी के अभी मुंबई की सबसे अच्छे स्कूलों की लिस्ट रेडी करता हूँ। आहान सीरियस होकर बोला, ध्यान रहे वहां हर चीज की फैसिलिटी होनी चाहिए। देव और सूर्य की सेफ्टी में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता वो लोग उन तक पहुंचे। वो बच्चे काफी मासूम हैं। जी मैं समझ गया बॉस, मैं उनकी सेफ्टी का भी इंतजाम करवा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी सैम से बात कर रही थी। हेलो सैम, आहान मान गया, पर इस बार मैंने कुछ डिफरेंट किया। क्या? यही कि मैंने उससे जिद की वो सूर्य और देव को स्कूल में भेजें। इसी बहाने में तुमसे मिल भी लूंगी। पर तुमने बच्चों को मोहरा क्यों बनाया? अगर रणविजय को ये पता चला तो कहीं वह। नहीं, वो उसके अपने पोते हैं। मुझे पता है राठौर खानदान कभी भी अपने खून को नहीं मरेगा। रणविजय का निशान मैं हूं। ओके मैं समझ गया, फिलहाल मैं कॉल रखता हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन में अवंतिका, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी खतरनाक थे, वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। तुम्हें आखिर कुछ पता क्यों नहीं चला है? फोन की दूसरी तरफ मौजूद आदमी डरते हुए बोला, कोई सबूत मिला है? मैं क्या कहा, अभी तक एक भी प्रूफ नहीं मिला है।
अगर मुझे प्रूफ नहीं मिलेगा तो मैं कैसे जान पाऊंगी वो न्यूयॉर्क में उस लड़की के साथ था या नहीं। तभी पीछे से रणविजय की सार्कास्टिक भरी आवाज आती है, अरे अपने एजेंट से क्या पूछ रही हो, डायरेक्ट अपने पति से पूछो ना। ये बात सुन अवंतिका एक पल के लिए डर गई, मगर उसने अपने एक्सप्रेशंस को बाहर शो नहीं होने दिया। वो पीछे पलट रणविजय की तरफ देखने लगी जो ऊपर से नीचे तक उसे घूरकर देख रहा था। तो तुम्हें पता चल गया कि मैं तुम पर नजर रख रही हूं? बीवी हो मेरी पर भूलो मत, मैं तुम्हारा पति हूं। तुमसे ज्यादा नजर मेरी तुम पर है, तभी तो तुम आज मेरी वाइफ हो। अवंतिका बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोली, तो अब आपको पता चल गया मैं क्या जानने की कोशिश कर रही हूं, फिर अब आप ही बता दीजिए आप मुझे चीट कर रहे हैं या नहीं। रणविजय शैतानी मुस्कुराहट लिए बोला, वेल अगर कर भी रहा हूं तो तुम मेरा क्या उखाड़ लोगी मिसेज अवंतिका रणविजय सिंह राठौड़। तुम जानबूझकर मुझे मिसेज राठौर इसलिए बुला रहे हो ना क्योंकि तुम्हें लग रहा है मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारा नाम और तुम्हारे पैसे प्यारे हैं। भला ये भी कोई पूछने का सवाल है, अगर प्यार नहीं होता तो तुम मुझे कभी शादी करती ही नहीं। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती, तुमने मुझे फंसाया है। मुझे तो लग रहा है तुम हमेशा ही मुझे चीट करते हुए आए हो। ओह तो तुम्हें पता चल गया, पर अब तो तुम्हारी उम्र निकल गई है। क्या तुम मुझे डाइवोर्स दोगी? रणविजय की बात सुन अवंतिका की एक आंख से आंसू निकल नीचे गिर गया। रणविजय उसके पास आया और उसका गला जोर से पकड़ते हुए बोला, अगर डाइवोर्स की तुमने सोचा भी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने रायना को मारा था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, उसके पेट में मेरा बच्चा था। वो तुम्हारी जगह लेना चाहती थी, पर मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि आखिर कोई तुम्हारी जगह कैसे ले सकता है। तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, वरना तुम्हारी जगह रायना मिसेस रायना रणविजय सिंह राठौड़ बन जाती। अवंतिका के चेहरे पर कोई दुख एक्सप्रेशन नहीं थे, पर उसकी आंखें काफी ज्यादा दुखी थी और उसके आंखों से सैलाब बह रहा था जिसे देख रणविजय उसकी गर्दन छोड़ देता है। छोड़ा क्यों? मारा डालिए ना मुझे। नहीं मैं तुझे नहीं मार सकता। क्यों नहीं? अपनी पहली बीवी को तो। जैसे ही अवंतिका ने ये कहा रणविजय की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वह किसी जंगली भेड़िए की तरह उसे देखने लगा। अवंतिका आगे बोलते हुए बीच में रुक गई। उसका नाम मत लो, वो बस एक अतीत का हिस्सा है, उसे अतीत में रहने दो और तुम्हें तो मैं मार भी नहीं सकता। इसका कारण तुम भी जानती हो। कारण चाहे जो भी हो, मुझे अब और जीने की इच्छा नहीं है। तुम हमेशा ही अपने बीवी और बच्चों को धोखा देते हुए आए हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? इस उम्र में तुम ये सब कर रहे हो? रणविजय पैंट की जेब में हाथ डाल अरोगेंट वॉइस में बोला, वो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब मैं इस उम्र में भी इतना हैंडसम दिखता हूँ, लड़कियां मेरे पैसों से ज्यादा तो मेरी लुक्स पर मरती है। और हाँ, डैड से शिकायत करने की सोचना भी मत, वरना याद है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। फिक्र नोट, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। गुड, और मुझ पर जासूसी करना बंद कर दो। तुम्हारा ही हूं तो मुझे जिस तरह से चाहे देख सकती हो। बोलते हुए रणविजय अवंतिका की तरफ एक आई विंक करता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़ी मजेदार। अश्विनी गुनगुनाते हुए स्टेयर से नीचे उतरे थी, पर उसे नहीं पता था दो गंदी नजरें उसे ऊपर से लेकर नीचे तक एक्सप्लोर कर रही थी। वो बेड पर बैठ जाती है और गहरी सांस लेते हुए बोलने लगती है, मेरी ही गलती थी। मुझे इतना भी इम्मेच्योर नहीं बनना चाहिए था, पर आज मुझे उस चीज का कर्म मिल रहा है। पर मैं सूर्य की मां को कैसे बताऊं? रणविजय उसे भी आहान की जिंदगी से हटाना चाहता है। अवंतिका अश्विनी की मदद करना चाहती थी, पर उसके पास उसका कोई भी कांटेक्ट या नंबर नहीं था, और अगर वो करती भी तो रणविजय को पता चल जाता। अवंतिका तभी अपने रूम से बाहर निकल गई। उसने ऊपर से झांक कर देखा कि रणविजय शकुंतला से बात कर रहा था। कहाँ जा रहे हो तुम? शकुंतला ने रणविजय से पूछा। किसी को जान से मारने। ये सुनकर अवंतिका डर गई। शकुंतला गुस्से से बोली, पागल हो गए हो क्या? रिलैक्स मॉम, मैं बस मजाक कर। आगे बोलते हुए रणविजय बीच में ही रुक गया। उसने अपनी नजर ऊपर की, उसकी आंखें अवंतिका की आंखों से जा टकराईं। कुछ लोगों की सोई हुई इंसानियत जाग रही है मॉम। ये सुन शकुंतला ऊपर देखती है और समझ जाती है कि मामला आखिर क्या है। अरे, ऐसे लोगों को नजरअंदाज करो बेटा। वहीं कर रहा हूं, खैर मैं बाद में आता हूं। बोलते हुए रणविजय वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ अश्विनी गुनगुनाते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। अश्विनी गुनगुनाते हुए स्टेयर से नीचे उतर रही थी, पर उसे नहीं पता था कि दो गंदी नजरें उसे ऊपर से लेकर नीचे तक एक्सप्लोर कर रही थीं।
उसने इस वक्त व्हाइट कलर की स्वेटर और उसके ऊपर हाफ स्लीव वाली पिंक फ्रॉक पहनी थी जो उसकी घुटनों तक आती थी। उसके पैरों में स्लीपर थे और उसने अपने बालों का बन बनाया हुआ था जिसकी 2 लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। वो इस वक्त काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी उम्र भी 20 की लग रही थी। मगर जैसे ही अश्विनी नीचे आए उसने सामने सोफे पर बैठे शख्स को देखा जिसकी उम्र वैसे तो 55 और 60 साल के बीच में थी मगर वह दिखने में 40 साल का लग रहा था। वहीं अश्विनी ने जैसे ही उस शख्स को देखा उसकी हार्ट बीट डर की वजह से काफी फास्ट हो गई। देव उसे शख्स की गोद में बैठा था। वही सूर्य उन दोनों को ही घूर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वह आदमी पसंद नहीं था। तो क्या आप मेरे दादा हैं? देव ने एक्साइटेड होते ही पूछा। रणविजय सिंह राठौड़, अश्विनी ने धीरे से उसका नाम लिया। देव उसकी गोद में बैठा था और वो काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। अश्विनी को नहीं पता था वो अंदर कैसे आया और वो सडन यहाँ आकर ये सब उसे सरप्राइज दे देगा उसने सोचा नहीं था। रणविजय उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ मैं तुम्हारा दादा हूँ। कितने प्यारे बच्चे हो तुम। तुम्हारी माँ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही प्यारी होगी, है ना? देव मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरी माँ दुनिया की सबसे क्यूट और सुंदर मम्मा है। उनके जैसी कोई भी नहीं है। मगर देव नहीं जानता था कि रणविजय की इस बात का कोई और ही मतलब था। हाँ इसमें कोई शक नहीं। इसलिए तुम्हारे डैड उसे अपने घर में रहने दे रहे हैं। सूर्य भौहें सिकुड़कर बोला, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी बकवास मत सोचिए दादाजी। रणविजय हंसते हुए बोला, तुम अपने दादा से ऐसी बात कर रहे हो? मैं समझ सकता हूँ एक बच्चा अपनी माँ से कितना प्यार करता है। वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? तभी अश्विनी अपने चेहरे की एक्सप्रेशन सीरियस कर वहां आई और बोली, मैं यहाँ हूँ। रणविजय ऊपर से नीचे तक अश्विनी को एक्सप्लोर कर रहा था। वो उसकी गोरी और लंबी टांगों को देख खुद को बड़े ही मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। जब अश्विनी ने उसकी नजरों को अपने ऊपर पाया और वह काफी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। कोई भी लड़की ऐसी नजरों को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती क्योंकि रणविजय उसे काफी गंदी नजर से देख रहा था। डैम, ये बला इस मेंशन में कैसे आ गई? अहान कहाँ हो तुम? प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। अश्विनी मन ही मन अहान को याद करते हुए बोली। उसे रणविजय पर काफी गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। तभी सूर्य अश्विनी के पास आ गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सूर्या देख सकता था उसकी मामा रणवीर जी को देख सेफ महसूस नहीं कर रही है। वहीं सूर्य को अपने पास देख अश्विनी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो अब पहले से काफी बेटर फील कर रही थी। सूर्या, तुम कुछ ज्यादा ही इस लड़की के क्लोज नहीं हो रहे हो? रणविजय टोंट मारते हुए बोला। ऑफकोर्स वो मेरी मॉम है और इतने टाइम बाद मुझे मिली है। ऑब्वियसली मैं उनके क्लोज होऊंगा ही। सूर्य अपने चेहरे पर गर्व लिए बोला। तभी देव रणविजय की गोद से नीचे उतर जाता है और दौड़ते हुए अश्विनी के पास आ जाता है। ये देख रणविजय के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे। ये लड़की तो चलती फिरती मोगर है, सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, रणविजय अपने मन में बोला। तभी देव एक्साइटेड होते हुए अश्विनी से बोला, मम्मा, डैडी का कॉल आया था। पता है वह क्या बोल रहे थे? ये सुन रणविजय के कान खड़े हो गए। वह क्या बोल रहे थे? अश्विनी ने पूछा। यही कि उन्होंने मेरे और बड़े भैया का एडमिशन किसी बड़े स्कूल में करवाया है जो काफी फेमस है। वहां पर किंडरगार्टन है, झूले भी है। मुझे तो वेट नहीं हो रहा। फिर सूर्य की तरफ देखा, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? सूर्य गहरी सांस लेता है। उसे तो कुछ और ही बात की चिंता थी। वहीं रणवीर से अपने मन में स्माइल करते हुए बोला, ओ तो अहान ने इन दोनों का एडमिशन स्कूल में करवाया है। वो अपने होठों पर नकली हंसी लिए बोलने लगा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे पापा ने तुम दोनों का एडमिशन स्कूल में करवाया है। तुम वहां मन लगाकर पढ़ना और शरारत मत करना। देव मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं कभी शर्त नहीं करता। आप चाहे तो मम्मा से भी पूछ सकते हैं, है ना मामा? बोलते हुए देव आंखों में मासूमियत लिए अश्विनी की तरफ देखता है। वही अश्विनी को अब देव की फिक्र हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि रणविजय से देव अटैच हो। क्या हुआ, आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? देव ने पूछा। अश्विनी सीरियस होकर बोली, ये स्टडी टाइम है, बहुत मस्ती कर ली, इसलिए अब जाकर अपने रूम में पढ़ाई करो। सूर्य, जी मॉम। देव को तुम अंदर ले जाओ। ओके मॉम। सूर्य जाना तो नहीं चाहता था पर उसकी मॉम का ऑर्डर था तो वो देव को वहां से ले गया। देव जाते हुए रणविजय से शिकायत करते हुए बोला, दादाजी देखा आपने, मम्मा हमेशा यही करती है। रणविजय हंसकर बोला, कोई बात नहीं बेटा,
हम बाद में मिलेंगे। पक्का ना? हाँ, आई प्रॉमिस। देव खुश हो गया। वही अश्विनी का डर बढ़ता जा रहा था। अब वहां बस अश्विनी और रणविजय ही खड़े थे। रणविजय धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। अश्विनी अपनी जगह से हिली नहीं। वो बस हिम्मत कर खड़ी रही और उसकी आंखों में देखती रही। रणविजय उसकी आंखों में देखकर एक उंगली अपनी चिन्ह पर रख सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, हम खौफ तो तुम्हें भी रणविजय सिंह का उतना ही है जितना लोगों को है। तुम मेरी परमिशन के बिना मेरे बेटे के करीब आ गई, तो अब जब मैं तुम्हारी बेटी के करीब हूं तो तुम डर रही हो। कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं देव को तुमसे छीन लूंगा? अश्विनी ये सुन और भी ज्यादा डर गई थी। वेल, मानना पड़ेगा, तुम हो तो काफी ज्यादा सुंदर, इसलिए तुम्हारी ब्यूटी को मेरा बेटा भी रजिस्ट तक नहीं कर पाया, वरना उसने न जाने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया था। अश्विनी और भी ज्यादा डर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह इस इंसान से क्यों डर रही है। उसे लग रहा था जैसे वह रणविजय को काफी टाइम से जानती है, पर उसे कहीं भी कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, मिस्टर रणविजय सिंह राठौड़। वो आवाज सुनकर एक पल के लिए रणविजय हिल गया था। उसने पीछे पलटकर देखा, अहान गुस्से से रणवीर को घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जिसे देखकर रणविजय सहम गया। अहान के आ जाने से अश्विनी थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी, मगर जैसे ही अहान ने अश्विनी के चेहरे और आंखों में डर देखा, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। अरे, तुम आ गए, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, रणविजय आराम से बोला। अहान गुस्से से बोला, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, मिस्टर राठौड़, और मेरी परमिशन के बिना अंदर कैसे आए? अहान काफी जोर से चिल्लाया था। वो बहुत गुस्से में था, जिसकी वजह से देव और सूर्य भी अपने रूम से बाहर निकलकर ऊपर से देखने लगे थे कि नीचे क्या हो रहा है। ओ तेरी डैडी तो काफी गुस्से में लग रहे हैं, देव ने सूर्य से कहा। अब तो देव को भी अहान के गुस्से से डर लग रहा था। सूर्य गहरी सांस लेते हुए बोला, डैड अपने डैड से नफरत करते हैं। पर क्यों, वो तो इतने अच्छे हैं, देव शॉक्ड होकर बोला। नहीं, मुझे इतना पता है कि वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए डैड उनसे नफरत करते हैं, और तुम भी उनके क्लोज मत जाना, समझे? जी भैया, मैं समझ गया, देव बोला। तभी देव की नजर अश्विनी पर पड़ी। वो देखो, मम्मा काफी ज्यादा डरी हुई है, क्या उन्हें डैडी से डर लग रहा है? देव ने अपनी इंडेक्स फिंगर से ऊपर अश्विनी की ओर इशारा करते हुए कहा। ये देख सूर्य की भौहें आपस में टकरा गई। वो बोला, जरूर दादा ने उन्हें डराया है। क्या दादाजी इतने बुरे हैं? उन्होंने हमारी मम्मा को डराया। अब तो मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, देव गुस्से से बोला। रणविजय अपनी जेब में हाथ डालकर घमंड से भरी आवाज में बोला, क्यों? मुझे अब अपने पोते से भी मिलने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहिए होगी? अहान ने सख्ती से कहा, परमिशन तो क्या, मैं तुम्हारा साया भी उन तक पहुंचने नहीं दूंगा। मेरी फैमिली से दूर रहो। तुम मुझे अपने ग्रैंडचिल्ड्रन से दूर नहीं कर सकते, रणविजय बोला। ये सुनते ही अहान ने अश्विनी की ओर देखा, जो डरी हुई थी। बोलो, क्या किया इसने तुम्हारे साथ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे बताओ, इसने तुम्हारे साथ क्या किया है? अहान अश्विनी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, पता नहीं, यह मुझे देखकर डर रही थी। मैंने तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं, रणविजय ने जवाब दिया। ये सुन अहान गुस्से में रणविजय का गला पकड़ लेता है और उसे पीछे वॉल पर धकेल देता है। ये देख अश्विनी, देव और सूर्य तीनों ही शॉकर रह गए थे। आसपास के सर्वेंट इस तमाशे को देख रहे थे। उन्हें लगा नहीं था कि अहान के जहन में अपने बाप के लिए इतनी नफरत होगी कि वह सबके सामने उसका गला पकड़ लेगा। रणविजय धीरे से मगर गुस्सैल आवाज में अहान से बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? आसपास के लोग हमें देख रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, पर अगर तूने ये नहीं बताया कि तूने अश्विनी के साथ क्या किया है जिससे वो इतना डर रही है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, अहान बोला और अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर और भी ज्यादा टाइट कर दी। तभी अश्विनी बीच में आती है और अहान को हटाने लगती है। अहान, छोड़ो उसे, वो तुम्हारे डैड है, अश्विनी बोली। अहान गुस्से से बोला, नहीं, वो मेरा बाप नहीं है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया है तो मैं इसे जान से मार डालूंगा। अहान प्लीज, मेरी बात सुनो, तुम्हें चोट लगी है, तुम अभी रिकवर भी नहीं हुए हो, उन्हें छोड़ दो, तुम्हारा ऐसा गुस्सा करना ठीक नहीं है, अश्विनी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसकी आंखें हल्की नम थीं। प्लीज, अश्विनी धीरे से बोली। ये सुनकर अहान ने उसका गला छोड़ दिया और वो गहरी सांस लेने लगा। रणविजय जोर जोर से सांस लेने लगा था।
आहान बुरी तरह रणविजय को घूरते हुए बोला, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को यहां बुलाऊं, अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। रणविजय गुस्से से अश्विनी की तरफ देखता है और कहता है, इस बेइज्जती का बदला मैं तुम्हारी माशू का। इससे पहले कि रणविजय आगे बोल पाता, आहान ने अपना हाथ फिर से उसके गले की तरफ बढ़ाया, मगर अब रणविजय डर गया था। आहान नहीं, अश्विनी ने उसका हाथ बीच में रोकते हुए कहा। ये देख रणविजय अपने मन में बोला, ये लड़की तो इसका गुस्सा कैसे कंट्रोल कर सकती है, इम्प्रेसिव। गेट आउट फ्रॉम माई होम, और मेरी फैमिली के आसपास दिख भी मत जाना, आहान ठंडी आवाज में बोला, जिसका कहर रणविजय के पसीने छुड़ा रहा था। रणविजय ठंडी सांस लेता है और वहां से चला जाता है। आज उसे सच में आहान पर काफी गुस्सा आ रहा था। जिस तरह से उसने सबके सामने उसकी गर्दन को पकड़ा था, वो इस मोमेंट को भूल नहीं पा रहा था जब आसपास के सर्वेंट उसे घूर कर देख रहे थे। तुमने क्यों ये सब सीन क्रिएट किया? अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो, अश्विनी आहान को डांटते हुए बोली। मुझे इन सब से क्यों फर्क पड़ रहा है? आहान ने सवाल किया। उनकी इस तरह से इंसल्ट करना ठीक नहीं है। आसपास के सर्वेंट पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। ये तुम पर सूट नहीं करता, अश्विनी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? आहान ने पूछा। अश्विनी एक पल के लिए डर गई। नहीं नहीं, पता नहीं क्यों मुझे उन्हें देखकर डर लग रहा था, और तुमने सीधा उनका गला पकड़ लिया। पक्का यही वजह है ना? हाँ, अश्विनी ने असमंजस में जवाब दिया। आहान कुछ भी नहीं बोला और अपने रूम में चला गया। ये देखकर अश्विनी ने गहरी सांस ली। आधी रात का वक्त था और आहान अभी भी मेंशन में नहीं था। अश्विनी उसका वेट कर रही थी। ना जाने क्यों जब भी वो आहान के आसपास होती उसे कुछ अजीब महसूस होता। आज दिन भर की थकान से वो बस आराम करना चाहती थी। नींद से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, अश्विनी हैवी आवाज में बोली। उसने जल्दी से फोन को साइलेंट कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि देव और सूर्य की नींद डिस्टर्ब हो। इतनी रात को सैम ने मुझे कॉल क्यों कर रहा है? जरूर कोई गंभीर बात होगी। बालकनी में आकर से की कॉल पर कर लेते हैं, पीछे से बोलता है। अश्विनी हेल्प, क्या हुआ सेम? तभी सेम मुझे सब कुछ बता देता है और अश्विनी जल्दी से एक क्लब आ जाती है। वो वेट्रेस की ड्रेस में थी। उसकी नज़र तभी लेफ्ट साइड टेबल के नीचे रखे एनवलप पर पड़ी। वह हाथ में ड्रिंक लिए वहां आए तभी एक लड़का उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। अश्विनी गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, मेरी जानेमन, बिल तो पे करके जाओ। वो लड़का बोला तभी कोई लड़की चिल्लाती है, अरे क्या वो युवान है? वो युवान हुडा है। युवान का नाम सुन अश्विनी सामने देखती है जहां युवान अपने बॉडीगार्ड के साथ खड़ा बिना किसी इमोशन के उसे घूर कर देख रहा था। वो इस वक्त जिस पोजीशन में थी कोई भी उसे गलत समझता। उसने देखा कि देव और सूर्य सो रहे थे। देव सूर्य के ऊपर हाथ पैर रखकर सो रहा था। वो दोनों आपस में बहुत प्यारे लग रहे थे। ये बिल्ली के बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, अश्विनी प्यार भरी निगाहों से उन दोनों को देखते हुए बोली। उसने उन दोनों के माथे पर किस किया। गुड नाइट माय स्वीट बेबी, कल स्कूल जाने के लिए रेडी रहना। इतना बोलते ही अश्विनी अपने बिस्तर पर लेट गई। तभी टेबल पर पड़ा उसका फोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से फोन को साइलेंट कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि देव और सूर्य की नींद डिस्टर्ब हो। इतनी रात को सैम ने मुझे कॉल क्यों कर रहा है? जरूर कोई गंभीर बात होगी। सोचते हुए अश्विनी कॉल को पिक कर लेती है और बालकनी में आ जाती है। वो चांद को घूरते हुए वो बोली, बोलो सैम, क्या बात है? इतनी रात को कॉल क्यों किया? सब ठीक तो है ना? नहीं अश्विनी, अभी कुछ भी ठीक नहीं है। वो मुझ पर नजर रख रहे हैं। क्या? अश्विनी हैरानी से बोली। उसने आगे कहा, तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे जल्दी बताओ, मैं तुम्हें लेने आ जाती हूँ। अरे पर तुम मुझे रखोगी कहाँ? मैं आहान के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी जान काफी इम्पोर्टेंट है, अश्विनी गहरी सांस लेते हुए बोली। पहले जान तो लो मुझ पर कौन और क्यों नजर रख रहा है, सैम ने चिंतित होकर कहा। मुझे जल्दी बताओ सैम, अश्विनी ने कहा। तुम तो जानती हो ना मैं कौन हूँ और क्या काम करता हूँ। मैं इंडिया आया था उस काम को पूरा करने के लिए, पर यहाँ अपार्टमेंट के कुछ लोगों को शक था कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। ऊपर से यहाँ आज चोरी हो गई जिसकी वजह से पुलिस भी आ गई थी। ओह नो, तो इसका मतलब पुलिस तुम पर नजर रख रही है, अश्विनी ने चिंता जाहिर की। हाँ, लोगों ने मेरे घर से लेकर फोन तक चेक किया था। कॉल रिकॉर्डिंग्स तो मैं करता नहीं, इसलिए उन्होंने हमारे बीच की बात नहीं सुनी। थैंक गॉड, वरना एक और मुसीबत खड़ी हो जाती, अश्विनी ने जवाब दिया।
हाँ, अभी के लिए मुसीबत यह है कि मैं उस आदमी से कैसे मिलूंगा। क्या तुम मेरी जगह जा सकती हो? ये काम तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। मैं। अश्विनी थोड़ी हिचकिचाई। प्लीज, तुम कुछ भी करके वहां चली जाओ। मैं उसका एड्रेस तुम्हें दे दूंगा। ओके, मैं कोशिश करूंगी। वैसे भी आज आहान यहाँ नहीं है। मैं पीछे के रास्ते से भाग जाऊंगी। हम थैंक्स थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर अश्विनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और पीछे के रास्ते आ गई जहां लिकली कोई गार्ड नहीं था। इसलिए उसने पीछे का डोर ओपन किया और वहां से चली गई। कुछ ही देर में वो उस क्लब पहुंच गई जिसका पता सैम ने उसे दिया था। अश्विनी के पास कोड था, इसलिए उसे आसानी से एंट्री मिल गई थी। वो वेट्रेस की ड्रेस में थी और इस वक्त मास्क पहने हुए थी। हेलो अश्विनी, क्या तुम क्लब पहुंच गई? सैम की आवाज आए। हाँ, तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं। तभी सैम ने कहा, जल्दी से थर्ड फ्लोर पर जाओ। वहां लेफ्ट साइड पीछे वाली सीट के नीचे तुम्हें एनवलप मिलेगा। पर तुमने कहा था कि वहां वो आदमी भी होगा। वो अब तक वहां से जा चुका है। बस तुम्हें एनवलप लेकर आना है और उसे अपने पास रख लेना है। जब जरूरत होगी मैं तुमसे ले लूंगा। ठीक है। अश्विनी ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और थर्ड फ्लोर पर पहुंच गई। वो वीआईपी फ्लोर था, लेकिन अश्विनी को एंट्री मिल गई थी क्योंकि वो वेट्रेस की ड्रेस में थी। उसकी नज़र तभी लेफ्ट साइड पीछे वाली टेबल पर गई जहां कुछ शराबी लड़के नशे में धुत होकर कैरम खेल रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे। तभी अश्विनी ने नीचे की तरफ देखा जहां वो एनवलप था। अरे नहीं, यहां तो ये लड़के बैठे हैं। मैं एनवलप यहां से कैसे लूंगी, उसने सोचा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बार काउंटर से एक ड्रिंक की प्लेट ली और उन लड़कों के पास पहुंच गई। सर, योर ड्रिंक यहां रख दो, एक लड़का बोला। अश्विनी घबराते हुए ड्रिंक रखने लगी, तभी जानबूझकर उसने एक गिलास नीच गिरा दिया। वो गिलास उस लड़के की शर्ट पर गिर गया था, जिसे देखकर वो लड़का गुस्से से पागल हो गया। आई एम सो सॉरी सर, अश्विनी घबराते हुए बोली। अरे नहीं, मैंने फिर से गलती कर दी। तुम्हें पता भी है ये मेरी शर्ट कितनी महंगी है, लड़के ने गुस्से हुए कहा। सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। क्या सॉरी सॉरी? तुम्हें पता भी है मेरी शर्ट कितने रुपए की है? अरे शर्ट छोड़ो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? अश्विनी इतना समझ गई थी कि ये लोग किसी अमीर खानदान से थे। यहाँ वीआईपी में एंट्री लेना आसान नहीं था। उसने सोचा था नीचे झुककर वो एनवलप उठाएगी और वहां से चली जाएगी, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। यह अमीर लोग जहां देखो अपनी अमीरी का बखान करने लगते हैं, अश्विनी गुस्से से मन में बोली। पर वो अब फंस गई थी। तभी एक लड़का बोला, इसने मास्क क्यों लगा रखा है? यहाँ की कोई भी वेट्रेस मास्क नहीं लगाती है। क्या अपनी शक्ल छुपा रही है? ये सुन अश्विनी को डर लग रहा था। सब उसे घूर रहे थे। अब उस पर सबको डाउट होने लगा था। अश्विनी का अब एनवलप लिए भाग पाना नामुमकिन है। नहीं, मैं नहीं उतारूंगी, उसने कहा। उतारना तो पड़ेगा बेबी। मैंने सॉरी बोला ना, तुम्हारी सॉरी से मेरी शर्ट वापस नहीं आएगी। लड़के ने यह बोल गुस्से में जल्दी से अश्विनी का मास्क उतार दिया। वो उसे देखकर रुक गया और उसकी खूबसूरती में खो गया था। फिर वो इविल स्माइल करते हुए बोला, तुम तो काफी सुंदर हो। अगर तुम मेरी शर्ट नहीं खरीद सकती तो एक रात के लिए खुद को मेरे हवाले कर दो, हिसाब पूरा हो जाएगा। ये सुनकर अश्विनी का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन वो लड़का आराम से अपनी चेयर पर बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। अश्विनी झुकी और जल्दी से एनवलप उठाने ही वाली थी, तभी लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे कंट्रोल, सबके सामने टच करोगी क्या? यही, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? अरे डार्लिंग, तुम तो भाग रही हो। ये मौका रोज रोज नहीं मिलता। बिल चुकाए बिना मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लड़के ने अश्विनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ऐसे खींचे जाने की वजह से अश्विनी लड़के की गोद में गिर गई। अश्विनी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। उसे नहीं पता था कि ये बेशर्म लड़का ऐसा करेगा। तभी वहां किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आई। ओएमजी, क्या ये युवान हुड्डा है? उसके चिल्लाने से सभी का ध्यान युवान की तरफ चला गया, जो अभी अभी लिफ्ट से आया था। उसके आसपास उसके आदमी भी थे। लड़कियां उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सिक्योरिटी देखकर अपनी जगह पर जम गई। युवान का नाम सुनकर अश्विनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर लग रहा था। उसने सामने देखा, युवान बिना किसी इमोशन के युवान उसे घूर रहा था। वहीं अश्विनी की नजरें जब युवान की नजरों से मिली, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतने सालों बाद वो पहली बार युवान से मिल रही थी और ऐसी पोजीशन में कोई भी उसके बारे में गलत ही सोचता।
यहाँ ड्रेस उतारो या फिर अंदर रूम में चलकर। जैसे ही उसे लड़के ने ये कहा, अश्विनी गुस्से से अपना हाथ ऊपर की तरफ उठा लेती है और जोरदार थप्पड़ उसे लड़के के गाल पर मारती है और उसकी गोद से नीचे उतर जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अश्विनी गुस्से से बोली। युवान को पहले लगा था अश्विनी ने खुद को लड़कों को सौंपा था या फिर वो उन्हें साइड करने गई थी, पर जब उसने लड़के की शर्ट पर ड्रिंक के दाग को देखा तो वो समझ गया मामला क्या था। युवान ने सोचा था कि शायद अश्विनी उससे हेल्प मांगेगी। युवान सर, ये यहाँ रोज का ड्रामा है, आप इन सब पर ध्यान ना दीजिए, कोई बोला। पर युवान कुछ और ही सोच रहा था। भले ही वो उसकी एक्स फियांसी थी, पर वो उसके बचपन के दोस्त का था। ये सोचकर वो उससे हेल्प मांग ले, पर उल्टा अश्विनी तो रिवर्स तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रही थी। पर अब वो और भी ज्यादा मुसीबत में गिर गई थी। ये लड़की आखिर मुझसे कोई हेल्प क्यों नहीं मांग रही? पागल है वो, युवान अपने मन में बोला। वही थप्पड़ खाने पर वो लड़का गुस्से से तिलमिला गया था। साली कमीनी, एक तो तुमने मेरी शर्ट गंदा कर दी और ऊपर से तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। बोलते हुए वो लड़का गुस्से से खड़ा हो गया। वो जैसे ही वो अश्विनी को मारने लगा, अश्विनी ने उसका हाथ काफी जोर से पकड़ लिया। आसपास के लोग हैरानी से अश्विनी को देख रहे थे। शी इज सो स्ट्रांग। वो लड़का अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर अश्विनी की पकड़ इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि वह अपने हाथ को मूव तक भी नहीं करवा पा रहा था। मुझे नहीं लगता वो कोई आम वेट्रेस है। हाँ मुझे भी, ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। उसने पीछे अपने लड़कों की तरफ देखा। तीनों लड़के अब उठकर अश्विनी को घेर कर खड़े हो गए थे। अश्विनी अकेली थी। युवान उसे भीड़ का हिस्सा बन गया था जो अश्विनी को घूर कर देख रहा थी। पागल लड़की, एक बार मुझसे मदद मांग लो, युवान अपना ईगो लिए खुद से बोला। युवान को अभी लग रहा था जैसे अश्विनी उससे हेल्प मांगेगी, पर उसे नहीं पता था कि अश्विनी उससे अब सारी उम्मीदें छोड़ चुकी है। उसकी नज़र में वह बस एक गिरा हुआ एक्टर था जिसने उसे अपनी बहन के साथ मिलकर चीट किया था। ये आखिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही? तू नहीं बचेगी आज कुतैया। बोलते हुए वो लड़का अश्विनी को धक्का दे देता है, जिससे अश्विनी उसका हाथ छोड़ देती और पीछे मौजूद लड़के के ऊपर जाकर गिरती है। उसकी पीठ उस लड़के से टकरा गई। इसे कसकर पकड़ लो। ये सुन वो लड़का उसकी कंधों को जोर से पकड़ लेता है। एई छोड़ो मुझे। अश्विनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, मगर उस लड़के की पकड़ कभी ज्यादा स्ट्रांग थी। छोड़ो मुझे, तमाशा मत बनाओ वरना मैं वो करूंगी जो तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। अश्विनी की धमकी सुन वो लड़के हंसने लग जाते हैं। तमाशा तमाशा तो तुमने बनाया है मुझे थप्पड़ मारकर। अब मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़े बिना तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। बोलते हुए वो लड़का पंच बनाकर जैसे अश्विनी को मारने वाला होता है, अश्विनी उसे जोर से लात मारती है, जिससे वो लड़का दूर वाइन की टेबल पर जाकर गिरता है। ये देखकर सब शौक रह गया था। ये लड़की तो कमाल की है, इसे मार्शल आर्ट्स आते हैं। मैंने कहा था ये कोई आम लड़की नहीं है। वहीं युवान हैरान था। अश्विनी न केवल पहले से ज्यादा सुंदर हो गई थी, वो अब पहले से ज्यादा ताकतवर भी हो गई थी। डैम सी इज ब्लैक बेल्ट, युवान मन में बोला और सोफे पर आराम से बैठकर अश्विनी को लड़ते हुए देखने लगा। एक वेटर वहां आया और उसके हाथ में ड्रिंक थमाकर चला गया। युवान उस ड्रिंक का शिप लेते हुए अश्विनी को लड़ते हुए देख रहा था। आह, तुम लोग देख क्या रहे हो? इसका मुंह और हड्डियां तोड़ दो। उस लड़के की कमांड सुन वो लोग अश्विनी पर एक साथ अटैक करते हैं, मगर अश्विनी नीचे झुककर वहां से निकल जाती है। इन सब में उसकी स्लीव फट गई थी। वो लोग पीछे होकर अश्विनी की तरफ मुड़ते हैं, मगर अश्विनी एक लड़के के मुंह पर पंच मार देती है और 360 डिग्री रोटेट कर दूसरे लड़के को जोर से किक करती है, जिससे वो लड़का अपना सीना पकड़कर नीचे गिर जाता है। वाह क्या किक थी, एक लड़का कल्प करते हुए बोला। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसकी फेफड़ों के ऊपर की हड्डियां टूट चुकी है। अब उनमें से बस में से एक लड़का बचा था जिसने नीचे टूटा हुआ गिलास उठा लिया और गुस्से से अश्विनी की तरफ बढ़ने लगा। क्या ये लड़का पागल हो गया है? ये उसे करने जा रहा है। वो गिलास सीधा उसके चेहरे की तरफ पॉइंट था। अगर अश्विनी उससे बचने की कोशिश भी करती तब भी वह नाकामयाब हो जाती और उसका चेहरा पूरी तरीके से खराब हो जाता। अरे नहीं, वो उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ देगा। अश्विनी ये देख खुद को बचाने की कोशिश करने के चक्कर में अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथ को अपने चेहरे पर लगा लेती है। क्योंकि वह इस वक्त बच नहीं सकती थी, इसलिए उसके पास अपने हाथों को जख्मी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कोई उसकी हेल्प करो, ये ज्यादा हो रहा है। वहीं युवान ने जब ये देखा उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। अब ये ज्यादा हो रहा था, इसलिए वो खुद अश्विनी की हेल्प करने के लिए आगे आ गया।
वो अश्विनी के चेहरे को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। तभी अश्विनी को अपने हाथों में दर्द नहीं हुआ। वहां एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जिसे महसूस कर अश्विनी अपनी आंखें खोल देती है। क्या मैं बच गई? उसने अपनी आंखों के सामने चट्टान की तरह मजबूत और लंबे लड़के को पाया जो उसकी तरफ बैठकर खड़ा था। वो उसे पहचानती थी। वो साइड में आ गई। उसने उसे लड़के का चेहरा देखा और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। युवान ये देख जो उसे बचाने के लिए आ रहा था वह बीच में रुक गया। तभी वहां उस लड़के के चिल्लाने के साथ साथ उसकी हड्डियों के क्रैक होने की आवाज आई। अश्विनी ने आहान की तरफ देखा जिसने उस लड़के के हाथ को बुरी तरह तोड़ दिया था जो अभी उसके चेहरे को जख्मी करने वाला था। आहान का तो मन किया वो इस ग्लास को उसे लड़की के चेहरे के अंदर धंसा दे, पर अभी वह ये सब नहीं कर सकता था। लड़का अपना टूटा हुआ हाथ पकड़कर नीचे गिर गया और दर्द से कराहने लगा। आह! वही उसके बाकी साथी डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। अश्विनी आहान को देख मुस्कुरा रही थी। तभी उसे याद आया कि वह कहाँ थी। डैम, मर गई तू अश्विनी। अब ये राक्षस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वहीं आहान उसे बर्फीली नजरों से देख रहा है, जिसे देख अश्विनी को अपनी रीढ़ की हड्डी में सीरन महसूस होती है। उसका खून उल्टी दिशा में दौड़ने लगा था। आहान तभी उसके क्लोज आने लगा जिसे देख अश्विनी डर गई। अपना ब्लेजर निकालकर उसे पहन देता है। वो उसे कोई सवाल नहीं कर रहा था, बस उसे घूर कर देख रहा था। अश्विनी ने एक नज़र आहान को देखा और दूसरी नज़र उसे एनवलप को। तभी आहान के नज़र उसे एनवलप पर गिर गई और वो सब समझ गया। वो समझ गया अश्विनी यहाँ क्यों आई थी। अश्विनी की नज़र सामने खड़े युवान पर पड़ती है जो लगातार उसे और आहान को घूरकर देख रहा था। मगर अश्विनी ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो युवान को जानती तक नहीं है। वही जब आहान ने युवान को देखा तो उसकी आपस में तन गए। ऑफकोर्स वो जानता था युवान अश्विनी का एक्स है। उसका मन तो किया वो युवान को खूब मारे और उसे जिंदा यहां से जाने ना दे। मगर इस वक्त उसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी था। तभी उसने अश्विनी की कमर में अपना हाथ डाल दिया। अश्विनी आहान की तरफ देखने लगी। उसे अब युवान से फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर वो पिछले जन्म वाली अश्विनी होती तो वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई मर्द उसके करीब आए, खासकर जब वो युवान के साथ हो। आहान बोला, मेरे साथ चलो। अश्विनी अपना सर हिला देती है। तभी ऋषभ बोलता है, बॉस इन लोगों का क्या करना है? इन्हें अपने साथ ले जाओ और अच्छे से इनकी खातिरदारी करो, याद रहे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये सब सुन वो लड़के डर गए। और हाँ, वो चेयर के नीचे पड़ा एनवलप भी उठा लेना। जैसे ही आहान ने एनवलप का नाम लिया अश्विनी की आंखें डर और हैरानी के मारे बड़ी बड़ी हो गई थी। इसे उस एनवलप के बारे में कैसे पता चला? अरे नहीं, जब मैं उस बैग की घूर रही थी तो इस राक्षस ने जरूर मुझे देख लिया होगा। अब मैं क्या करूं? उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने युवान की तरफ दोबारा नहीं देखा था जो अश्विनी को आहान के करीब देख अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। न जाने क्यों उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जिसके बारे में नताशा ने मुझे बताया था, उसने मन में सोचा। आहान ऐसे ही अश्विनी की कमर में हाथ डालें युवान के करीब से होकर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। युवान पीछे पलटकर देखता है अश्विनी आहान के साथ काफी अच्छी लग रही थी। उसके जाने के बाद आसपास के लोग गोसप करते हुए बोले, उस आदमी का ऑरा कितना ज्यादा स्ट्रांग था ना। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। हाँ, वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। पहला बोला, अरे पावरफुल क्या, वो दिखने में भी कितना हैंडसम था और उसकी आंखें, आई एम फॉलिंग इन लव विद हिज आईज। वो बिल्कुल ग्रीक का गॉड की तरह लग रहा था। दूसरा बोला, ऐसा आदमी तो कोई हॉलीवुड में भी नहीं है। तीसरा बोला, वो तो मुझे इंडियन लगता ही नहीं है। तभी एक ने कहा, मगर वो था कौन? और एक वेत्रहज उसे कैसे जानती है? युवान जो अपनी लैंडलाइन छीने जाने पर गुस्सा था, अब लोगों को आहान के बारे में बात करते हुए देख वो और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। लोग तो जैसे उसके बारे में भूलकर आहान के बारे में ही बात करने लगे थे। वो गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चला गया। आहान अश्विनी का हाथ पकड़ गुस्से से उसे मेंशन ले आया। उसने उसे बेड पर पटक दिया। अश्विनी बेड पर जाकर बैठ गई और उसे घूर कर देखने लगी, मगर आहान वो उसे पहले से ही घूर रहा था, जिससे अश्विनी डर के मारे अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। ये राक्षस आज मुझे छोड़ेगा नहीं। अश्विनी के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे थे क्योंकि आज आहान नस उसे रंगे हाथ पकड़ा था। आहान गुस्से से उसे बोला, तुम मेंशन से बाहर कैसे गई? वो पीछे से भागकर। अश्विनी ने जवाब दिया, मतलब तुम इतनी रात को क्लब में क्या करने गई थी और वहां तुम्हें एंट्री कैसे मिली? वह मैं वेट्रेस हूं।
पहले मैं वेटर्स की जॉब करती थी, इसलिए मुझे आसानी से वहां एंट्री मिल गई। झूठ मत बोलो, तुम वहां एनवलप लेने गई थी ना, या फिर अपने एक्स से मिलने? जैसे ही आहान ने ये कहा, अश्विनी की आंखें हैरानी और डर से बड़ी बड़ी हो गईं। आहान युवान के बारे में कैसे जानते हैं? इसका मतलब इसने मेरे बारे में हर इंफॉर्मेशन निकलवा रखी है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। आहान गुस्से से बोला। अश्विनी जल्दी से बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एनवलप मेरा नहीं है, पर मुझे भी नहीं पता था कि युवान वहां आने वाला है। और अब मेरा उससे कोई कनेक्शन भी नहीं है। इवन मुझे उससे नफरत है क्योंकि उसने मुझे चीट किया था। अश्विनी उदास होकर बोली। आज रात इतना सब जो हो गया था, तभी वो अपनी नजरें ऊपर कर देखती है तो उसे अपने कंधों पर आहान की पकड़ महसूस होती है। वो सामने देखती है, आहान उसके बेहद करीब थे और गुस्से से उसकी आंखों में देख रहा था। अश्विनी को समझ नहीं आया आहान युवान के नाम से इतना जलभूख क्यों था, पर अब उसे आहान से डर लग रहा था। वो किसी डर से बच्चों की तरह आहान को देखे जा रही थी। मुझसे झूठ मत कहो, वो एंट्री तुम्हें युवान की हेल्प से मिली थी ना? वरना तुम्हें वीआईपी क्लब में इतनी जल्दी एंट्री कहां से मिलती? अश्विनी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। नहीं, मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूं। मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। वो एक चीटर है एंड आई हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। पर आहान को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, और होता भी कैसे? अश्विनी ने उसे झूठ जो कहा था कि वह एनवलप के लिए वहां नहीं गई थी। अगर वह सेम के बारे में उसे सच कह देती तो शायद फिर भी आहान उस पर विश्वास कर सकता था। अश्विनी गहरी सांस लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम ही बताओ, जब वो लोग मुझ पर अटैक कर रहे थे, मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे, तो युवान चुपचाप खड़ा तमाशा क्यों देख रहा था? उसने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी उस लड़के के पीछे पड़ूंगी जिसने मुझे चीट किया था, और ऐसी सिचुएशन में मुझे देखकर भी हेल्प करना जरूरी तक नहीं समझा? आहान इस पर सोचने लग जाता है। अश्विनी ने आहान से आगे कहा, वैसे भी मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है और मैं काफी स्ट्रांग हूं। अश्विनी आहान को सफाई देते हुए कह रही थी, पर उसे ये समझ आ गया था कि वो उसे इतनी सफाई क्यों दे रही है। आहान इस वक्त किसी जैली बॉयफ्रेंड की तरह लग रहा था। ये सच भी था, आहान युवान के नाम से काफी ज्यादा गुस्से में था। वो एनवलप वाली बात को भी भूल चुका था। आहान के दिमाग में इस वक्त सैकड़ों सवाल घूम रहे थे। जब उसने अश्विनी के साथ आज से 6 साल पहले वन नाइट स्टैंड किया था, तब अश्विनी वर्जन थी जिसका प्रूफ उसने उस मॉर्निंग में बेडशीट के लाल स्पॉट को देखा था। पर अश्विनी तब 18 साल की थी, तो उसने जरूर अपने बॉयफ्रेंड को किस किया होगा, ये सोचकर ही आहान का दिमाग घूमे जा रहा था। उसकी नजर तभी अश्विनी के होठों पर गई जो चेरी की तरह लाल थे। आहान उन बड़बड़ाते होठों को देख रहा था जिससे उसके अंदर की प्यास बती ही जा रही थी। अब मेरे ऊपर से हटो, मुझे जाने दो, नींद आ रही है। इतना सुनते ही आहान ने अश्विनी को बेड पर धक्का दे दिया। अश्विनी बेड पर गिरी हुई थी और उसके ऊपर आहान था। अपने ऊपर आहान को देखा, अश्विनी की आंखें शौक के मारे बड़ी बड़ी हो गई। उसे पता था आहान आगे उसके साथ क्या करने वाला था, वही जो वो हमेशा उसके साथ करता था, जबरदस्ती उसके होठों पर अपना हक जताता था। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, आहान अपने मन में बोलते हुए अपने लिप्स को अश्विनी के लिप्स से लॉक कर देता है। मगर अश्विनी अपने लिप्स को अंदर की तरफ ले लेती। उसे तो पहले ही आइडिया हो गया था। पर आहान भी जिद्दी था। उसने एक हाथ से अश्विनी के दोनों हाथों को पकड़ ऊपर बेड से सटा दिया और दूसरे हाथ से उसकी गाल भींचने लगा, जिसकी वजह से अश्विनी को दर्द हुआ और वो चिल्लाने लगी। आह, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मुझे दर्द हो रहा है। बस फिर क्या था, आहान बिना एक भी पल गवाए अश्विनी के लिप्स पर अपना हक जताने लग जाता है। अश्विनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि आहान अब उसके लिप्स को पूरी तरह से खाए जा रहा था, मानो वो उसकी फेवरेट डिश हो और उसके लिप्स का फ्लेवर उसका फेवरेट ड्रिंक। वो काफी रफली अश्विनी को किस कर रहा था, जिससे अश्विनी सांस भी नहीं ले पा रही थी। क्या है ये लड़का? इसे किसी लड़की को किस करना नहीं आता। कितना रूडली किस कर रहा, बिल्कुल उस रात की तरह। अश्विनी गुस्से से मन में बोली। वहीं आहान अश्विनी से पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाने के बाद उसके होठों को रिहा कर देता है। अश्विनी जोर जोर से सांस ले रही थी, जिससे उसकी चिस्ट आहान की चिस्ट से टच कर ही थी। कंट्रोल योर ब्रीथिंग और आई विल एंड कंट्रोल माई सेल्फ, आहान गुस्से से बोला। ये सुन अश्विनी गुस्से से उसे घूने लगी। उसे ब्रीथलेस बनाने वाला भी यही तो था। अश्विनी गुस्से से आहान से बोली, आखिर तुम हर बार मुझे किस क्यों करते हो? क्या मजा आता है तुम्हें किस करने में? वही तो मैं बोल रहा हूं, क्यों ना किस से भी आगे भी कुछ किया जाए। अब तो तुम भी बोर होने लगी हो।
ये सुन अश्विनी का मन किया वो अहान का सर फोड़ दे, मगर अफसोस तो ऐसा नहीं कर सकती थी। गंदे आदमी, तुम्हें किस करना भी आता है? अगर तुम्हें आता है तो तुम मुझे सिखा क्यों नहीं देती? मैंने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया, तुम्हारा तो एक एक्स भी था ना, तुमने जरूर उसे किस किया होगा। ये सुन अश्विनी गुस्से से उसे देखने लगती है। क्या बकवास है, मैंने उसे कभी किस नहीं किया। ओह रियली, तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रही हो। कितनी झूठी हो ना तुम। झूठ बोलने के लिए तुमने अलग से डिग्री हासिल की है क्या? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, तुम झूठी हो मुझे पता है। अगर तुमने किया भी है तो तुम बता क्यों नहीं देती? मैं कौन सा तुमसे जल रहा हूं? वो तो तुम्हारा काम है। ये सुन अश्विनी मन में बोली, युवान और मेरे बारे में पता चलते ही ज्वालामुखी की तरफ फटने लगा था और बात ना जलने की करता है। क्या सोच रही हो? बात भी दो, मैं कुछ करने थोड़ी ना वाला हूं। अहान अश्विनी को अपनी बातों की जाल में फंसाते हुए बोला। अश्विनी गहरी सांस लेते हुए बोली, मैंने उसे कभी किस नहीं किया और सच बताऊं तो मैं किस नहीं करना चाहती। शादी से पहले किस करना और सोना ये सब वेस्टर्न कल्चर है और मेरी दादी कहती थी लड़के लड़कियों का फायदा उठाकर चले जाते हैं, इसलिए हमें शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहिए। पर मेरी किस्मत बहुत बुरी थी, मेरे साथ वह हादसा हो गया। मैं तो तुम्हें भी नहीं किस करती, उल्टा तुम मुझे किस करते हो। फिर शक करते हुए, क्या तुम सिर्फ मुझे ही किस करते हो? मुझे लगता है तुम्हारी भी एक्स होगी और शायद वो लड़की, क्या नाम था उसका, हो शनाया, वह तो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर है ना कहीं तुम लोग ऑफिस में तो। इससे पहले आगे अश्विनी कुछ बोलती अहान गुस्से से जोर से बोला, जस्ट शट अप, आगे कोई शब्द भी नहीं बोलना। अश्विनी डर के मारे चुप हो गई। तुम क्या बकवास सोच रही हो? वो बस मेरी बिजनेस पार्टनर है। माना कि मेरी फैमिली उससे मेरी शादी करवाना चाहती थी, मगर मैंने सालों पहले ही मुझसे शादी करने से साफ साफ मना कर दिया था। और तुम कहते हैं उसे रात सिर्फ तुमने ही अपनी वर्जिनिटी खोई थी? वो मैं भी था जिसने अपनी वर्जिनिटी को खोया था? सीरियसली, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं इतनी क्लैरिफिकेशन किसी को नहीं देता, तुम लकी हो मैंने तुम्हें सफाई दी। वैसे जिस तरह से ये किस कर रहा था, अश्वनी समझ तो गई थी शायद उसने आज से पहले उसके सिवाय किसी लड़की को किस नहीं किया है। ठीक है, मुझे कोई सफाई की जरूरत नहीं है, मुझे अपने रूम में जाने दो। कोई जरूरत नहीं, अश्विनी गुस्से से बोली, जरूरत है, मुझे अपने रूम में जाने दो। मगर अहान उसकी बातों को टोटली इग्नोर कर देता और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अश्विनी गुस्से से अपने हाथ पैर मारने लगी। अहान गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, हिलो मत, तुम्हें पता है ना मुझे चोट लगी है। ये लड़का कब तक चोट का बहाना करता रहेगा? ये बस मेरा फायदा उठा रहा है। सरे आम मुझे किस करता है और आज सो भी रहा है। अश्विनी गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें अकेले सोना चाहिए। मगर कोई फायदा नहीं था क्योंकि अहान उसे ऐसे ही अपनी बाहों में भर सोता रहा। वहीं दूसरी तरफ नताशा इस वक्त युवान के साथ ही रूम में थी। युवान शराब के नशे में डूबा हुआ था और नताशा को हक किया हुआ खड़ा था। क्या हुआ युवान बेबी, तुमने आज इतनी पी क्यों रखी है? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। युवान को तो जैसे कोई होश था ही नहीं। उसे लग रहा था जैसे वो अश्विनी को हक किए खड़ा है। अश्विनी, वो आदमी कौन था? जैसे ही युवान ने अश्विनी का नाम लिया, नताशा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। युवान, क्या तुम होश में भी हो? ठीक से देखो, मैं नताशा हूं, अश्विनी नहीं। फिर अपने मन में, ये अश्विनी से कैसे मिला? ये सुन युवान अलग हुआ, नताशा की तरफ देखने लगा। वो अपनी आंखों को मसलता है और गिरने लगता है, तभी नताशा उसे संभाल लेती है। वो जल्दी से युवान को बेड पर बैठा देती है और उसका चेहरा हाथ में लिए इमोशनल होकर बोलती है, युवान मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, तुम आज भी अश्विनी को मिस करते हो। युवान शराब के नशे में बोला, ऐसा नहीं है, बस वह आज मेरे सामने आ गई थी और मैं उसे बचा नहीं पाया। पता नहीं वह मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। इसका मतलब तुम अश्विनी से मिल चुके हो? हाँ, वह किसी क्लब में थी और कुछ लड़के उसके साथ गुंडागर्दी कर रहे थे। मुझे लगा वह मुझे हेल्प मांगेगी है, पर उसने ऐसा नहीं किया। नताशा बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जरूर उसने ही कोई गलती की होगी, इसलिए वो लड़के उससे गुंडागर्दी कर रहे होंगे। वैसे भी क्लब में ये सब होता रहता है। तुम यह मत भूलो उसने तुम्हें चीट किया है और वह भी किसी बूढ़े आदमी के साथ। ये सुन युवान, जो अश्विनी के लिए सिंपैथी महसूस कर रहा था, अगले ही पल उसके दिल में उसके लिए नफरत भर आई। उन दोनों की आवाज उस रूम के माहौल को काफी ज्यादा एक्साइटेड बना रही थी। मगर नताशा को यह अंदाजा तक नहीं था कि असल में तो वह युवान उसे अश्विनी समझ उसके साथ वो सब कर रहा था जिसकी नताशा को भनक तक नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ अहान और अश्विनी एक दूसरे की बाहों में बाहर डाले सो रहे थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।